हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 7 के दूसरे टॉपिक मृदा के बारे में। मृदा से पिछली बार एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था। मृदा को निर्धारित और प्रभावित करने वाले कारकों से आपने एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा। मृदा को निर्धारित और प्रभावित करने वाले कारकों में से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें असत्य कथन आपको छांटना था। तो आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में। इसमें अपन पढ़ेंगे मृदा और इसके विभिन्न प्रकार तथा इसको प्रभावित और निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विल्कोक्स ने मृदा के बारे में क्या कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास जो है वो किसका इतिहास है? मृदा का इतिहास है। मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास कहने वाले कौन है? विल्कोक्स हैं। चट्टानों के विखंडन, सड़ी गली वनस्पति और कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस से किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने से और सड़ी गली वनस्पति से तथा कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस से, याद रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस से मृदा का निर्माण होता है। मृदा किससे बनती है? कौन से पदार्थों से बनती है? तो मृदा जैविक, ह्यूमस और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है। जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थों से मृदा बनती है। मृदा के कुल कितने संगठक होते हैं? तो याद रखिएगा, मृदा के 4 प्रमुख संगठक होते हैं, जिसमें पहला आता है जैविक पदार्थ जिसका योगदान होता है 5 से 10%। फिर होता है अजैविक पदार्थ जिसका योगदान होता है 40 से 45%। फिर होता है मृदा जल जिसका योगदान होता है 25%। और फिर होती है मृदा वायु जिसका योगदान कितना होता है? 25% होता है। तो याद रखिएगा, मृदा के 4 प्रमुख संगठक होते हैं, जैविक, अजैविक, मृदा जल और मृदा वायु। फिर अपन बात करते हैं मृदा कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से बनती है? तो मृदा जो है अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। जो स्थल रूप जो होते हैं ये मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप जो है ये मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। और उपजाऊ मृदा जो होती है, उदासीन या उपजाऊ मृदा, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। याद रखिएगा, उदासीन या उपजाऊ मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो जाए तो मृदा कैसी होगी? क्षारीय होगी। तथा पीएच मान अगर 7 से कम हो जाए तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो याद रखिएगा, उदासीन या उपजाऊ मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से अधिक हो पीएच मान तो मृदा क्षारीय होगी, और 7 से कम हो तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय होगी। वनस्पति के पोषण के लिए 6 पीएच मान से 7.5 पीएच मान वाली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। याद रखिएगा, वनस्पति के उचित पोषण के लिए 6 पीएच मान से 7.5 पीएच मान वाली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। अब अपन इसके बाद बात करते हैं मृदा को निर्धारित और प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इससे पहले पिछली बार 2018 वाली रीट में क्वेश्चन आया था। 2015 वाली रीट में 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे, इसमें आपको असत्य कथन छांटना था। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मृदा को निर्धारित और प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले क्या आता है? जनकशैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा। ये क्या करते हैं? मृदा की पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। जनकशैल, रंग, गठन और इसके रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा जो है ये मृदा की पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। फिर आता है उच्चावच, तुंगता और ढाल जो है ये मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। याद रखिएगा, उच्चावच, तुंगता और ढाल जो है ये मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। समय जो है ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। याद रखना, समय किसको निश्चित करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करने वाला कौन है? समय है। और मृदा के संचय को निर्धारित करने वाले कौन है? उच्चावच, तुंगता और ढाल। फिर इसके बाद जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस जैविक पदार्थ जो हैं ये निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। याद रखना, जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ये मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। याद रखना, इन दोनों में फर्क है। जलवायु, तापमान, वर्षा जो है ये अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, जबकि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव जो है ये मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? जनकशैल का स्वरूप और जलवायु कारक। जनकशैल चट्टान का स्वरूप और जलवायु कारक मृदा निर्माण के मुख्य कारक होते हैं। और मृदा का निर्माण किस पर निर्भर करता है? मृदा का निर्माण और गुण जो है ये चट्टानों, जलवायु, वनस्पति और समय पर निर्भर करता है। तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा।
फिर इसके बाद आता है रचना विधि के अनुसार मिट्टी के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं रचना विधि के अनुसार, स्थानीय और विस्थापित। ये रचना विधि के अनुसार मिट्टी के 2 प्रकार हैं, स्थानीय और विस्थापित। मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन है? जनक, सेल का स्वरूप और जलवायु कारक। और मृदा के निर्माण और गुण जो है चट्टानों, जलवायु, वनस्पति और समय पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं ऋतु क्रिया के प्रभाव से जो चट्टानें टूट जाती हैं वो चट्टानें अपने मूल स्थान से नहीं हटती या बहुत कम हटती हैं, तो इस प्रकार से निर्मित मिट्टी को क्या कहा जाता है? स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। ऋतु क्रिया के जो प्रभाव से चट्टानें जो टूट जाती है, विखंडित हो जाती हैं, वे चट्टानें अपने मूल स्थान से नहीं हटती या फिर बहुत कम हटती हैं, तो इस प्रकार से निर्मित मिट्टी को क्या कहा जाता है? स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। और ऐसी स्थानीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण भारत के पठारों पर ये स्थानीय मिट्टी मिलती है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं विस्थापित मिट्टी के बारे में। नदी, हिमनद, पवन आदि के प्रभाव से टूटी हुई चट्टानों से बनी मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है तो इसे विस्थापित मिट्टी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, विस्थापित यानी अपने स्थान से हटकर कहीं दूर चली गई तो इसे क्या कहेंगे? विस्थापित मिट्टी कहा जाता है। और भारत के मध्यवर्ती मैदानों तथा तटीय भागों की मिट्टियां किस प्रकार की हैं? विस्थापित प्रकार की होती हैं। और ये विस्थापित मिट्टियां जो होती हैं ये बहुत उपजाऊ होती हैं। और दक्षिण भारत के पठारों पर कौन सी मिट्टी मिलती है? स्थानीय मिट्टी मिलती है। अब अपन देखते हैं मृदा के प्रकार के बारे में। सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? काप मृदा भी कहा जाता है जलोढ़ मृदा को। और इस जलोढ़ मृदा का जो जमाव है किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा किया जाता है। और ये अत्यधिक उपजाऊ होती है, अतः जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा का उपनाम क्या है? काप मृदा। और ये मृदा का जमाव जो है जलोढ़ मृदा का नदियों के द्वारा किया जाता है। और ये जलोढ़ मृदा जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा इसे कहा जाता है। जलोढ़ मृदा जो है ये लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है तथा देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग को ढके हुए हैं जलोढ़ मृदा। 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तो ये फैली है जलोढ़ मृदा भारत के, तथा देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग को ढके हुए हैं। और भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मृदा भी कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा भी है जलोढ़ मृदा। और भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है ये कौन सी मृदा से बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और जलोढ़ मृदा की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी आप सभी को पता है? गेहूं, सरसों और चना जलोढ़ मृदा की प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, सरसों और चना। जलोढ़ मृदा में जैविक तत्व, नाइट्रेट तत्व और पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा में जैविक तत्व, नाइट्रेट तत्व और पोटास की मात्रा अधिक होती है जबकि फास्फोरस की मात्रा जलोढ़ मृदा में कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो होती है ये बारीक कण वाली भूरी भूरी मिट्टी होती है। बारीक कण होते हैं और भूरी भूरी कलर की मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा में वानस्पतिक अंश जैसे ह्यूमस अधिक मिलता है क्योंकि नदियों के जल में अनेक वस्तुएं सड़कर किसमें मिल जाती हैं? मिट्टी में मिल जाती हैं, इसलिए इसमें वानस्पतिक अंश ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है स्थानांतरित मिट्टियां होने के कारण अधिक उपजाऊ होती हैं और अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में क्या की जाती है? गहन कृषि की जाती है। और इस जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। और इस जलोढ़ मिट्टी का दाना कैसा होता है? महीन यानी बारीक होता है, छिद्रमय तथा हल्का होता है। मोटे कण वाली जो जलोढ़ मृदा होती है ये पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। भारत में जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं इनके द्वारा कौन सी मिट्टी का जमाव किया जाता है? जलोढ़ मृदा का जमाव किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा कौन सी मृदा का जमाव किया जाता है? तो जलोढ़ मृदा का जमाव किया जाता है। जलोढ़ मृदा के क्षेत्र अन्न का कटोरा कहे जाते हैं, आपको बता दिया था। जिसके कितने भाग हैं? 2 भाग है जलोढ़ मृदा के। सबसे पहले आती है बांगर। बांगर जो क्या होता है? नदियों के बाद क्षेत्रों से ऊंचे भागों में जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता वह क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगर क्षेत्र कहलाता है। नदियां जब आती है तो बाढ़ लाती हैं और उन बाढ़ क्षेत्रों से ऊंचे भागों में जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता वो क्या कहलाता है? क्षेत्र बांगर क्षेत्र कहलाता है। तथा वहां पर पुरानी मिट्टी ही पाई जाती है, काप मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है बांगर में और इसमें गहन खेती करके वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। बांगर में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ये ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं और बांगर में ह्यूमस, चूना, फास्फोरिक अम्ल और जैविक पदार्थों की अधिकता
तथा पोटास की कमी होती है। और इस बांगर का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांगर का विस्तार पाया जाता है। तो वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, नया पानी, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगर क्षेत्र कहलाता है। फिर इसके बाद आता है खादर। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जहाँ तक नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच पाता है वहां तक नूतन काप मिट्टी पाई जाती है तथा इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर। खादर मतलब नई जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है और बांगर में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। और खादर का विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम में खादर का विस्तार है। जब खादर मृदा सूख जाती है तो सूखने के बाद खादर मिट्टी जो है लवणीय हो जाती है, अतः इसे बाद में क्या कहते हैं? बंजर, ऊसर, रेह या कल्लर कहा जाता है खादर मिट्टी को सूखने के बाद, क्योंकि ये सूखने पर कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है, अतः इसे बंजर, ऊसर, रेह और कल्लर कहते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी डेल्टा किससे बने हैं? जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। याद रखिएगा, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। फिर दूसरी मिट्टी आती है काली या लावा मृदा। इसका निर्माण किससे हुआ है? काली या लावा मृदा का ज्वालामुखी लावा से इसका निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण। और इसका विस्तार कहाँ पर है काली मिट्टी का? सर्वाधिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में काली मिट्टी का विस्तार है। और इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी लावा से हुआ है। और इस काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपास की काली मृदा और रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। कपास की काली मृदा या रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। और इस काली मिट्टी की क्या विशेषता होती है? ये आर्द्रता बनाए रखने की इसमें अपूर्व क्षमता होती है, अर्थात नमी धारण करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है काली मिट्टी में। याद रखिएगा, नमी धारण करने की क्षमता किसमें होती है? काली मिट्टी में बहुत होती है, अर्थात आर्द्रता बनाए रखती है काली मिट्टी। फिर इसके बाद आता है लावा निर्मित होने के कारण, लावा से बनने होने के कारण काली मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम खनिजों का अंश अधिक होता है। याद रखिएगा, लोहा और एल्यूमिनियम खनिजों का अंश कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है? तो काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है। काली मिट्टी में पोटास और चूने का अंश अधिक होता है, लेकिन फॉस्फोरस की मात्रा भी कम होती है। फॉस्फोरस की मात्रा इसमें भी कम थी जलोढ़ मृदा में, और काली मिट्टी में भी फास्फोरस की मात्रा कम होती है। काली मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है, अतः यह कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है और खाद का उपयोग भी कम ही करना पड़ता है। सूखने पर यह मिट्टी कड़ी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जहाँ सूखने पर वो खादर मिट्टी कैसी हो रही थी? लवणीय हो रही थी, वहीं पर ये काली मिट्टी जो है सूखने पर कड़ी हो जाती है, कड़क हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा लगता है कि जैसे स्वतः ही खेत की जुताई हो गई हो। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में इसकी परतें 7 मीटर तक गहरी होती हैं काली मिट्टी की। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और काली मृदा की जुताई जो है कब से शुरू हो जाती है? ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काली मृदा की जो जुताई है वो मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। काली मिट्टी की जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। और आजकल इसमें मूंगफली और गन्ने की खेती भी की जाने लगी है। काली मृदा से आजकल मूंगफली और गन्ने की खेती भी की जाने लगी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा, चीका कण या बारीक कण की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो काली मिट्टी में चीका कण या बारीक कण की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और काली मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इस पर किसका छिड़काव किया जाता है? काली मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इस पर चूने का छिड़काव या रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, काली मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इस पर चूने का छिड़काव किया जाता है या फिर रॉक फॉस्फेट का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगली मिट्टी की, लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? चट्टानों के अपक्षय से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार जो आग्नेय चट्टानें हैं, यहाँ पर कम वर्षा वाले भाग में लाल मिट्टी का निर्माण होता है या लाल मिट्टी विकसित हुई है। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में कौन सी मिट्टी विकसित होती है? लाल मिट्टी विकसित होती है। लाल और पीली मिट्टी जो हैं ये दोनों कहाँ पर पाई जाती हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा, छोटा नागपुर, कर्नाटक मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती हैं। लाल मिट्टी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ये छिद्रदार होती हैं तथा इनमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है।
काली मिट्टी में सर्वाधिक आर्द्रता की क्षमता होती है, लेकिन लाल मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लाल मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, इसका रंग भूरा और लाल होता है क्योंकि इसमें लोहे का अंश अधिक रहता है और इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश की कमी रहती है और लाल मिट्टी की जो परत होती है ये पतली परत की होती है। केवल नदी घाटियों में लाल मिट्टी की गहराई अधिक होती है। इनका लाल रंग किसके कारण होता है? रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। और इनका पीला रंग किस कारण होता है? जल योजन के कारण इनका रंग पीला होता है। अब इसके बाद अगली मिट्टी आती है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द जो है कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईट। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईट। और ये लेटेराइट मृदा जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहां पर उच्च तापमान है और अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर लेटेराइट मृदा का विकास होता है। और लेटेराइट मृदा किसका परिणाम है? भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मृदा। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है लेटेराइट मृदा। और इस मृदा का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था लेटेराइट मृदा का, किसने किया था? ब्रिटिश भूगोलवेता एफ बुकानिन ने 1905 में लेटेराइट मृदा का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। याद रखिएगा, लेटेराइट मृदा का सबसे पहले अध्ययन एफ बुकानिन ने, ब्रिटिश भूगोलवेता थे एफ बुकानिन, इन्होंने 1905 में लेटेराइट मृदा का अध्ययन किया था। और ये पक्की ईंट जैसी लाल रंग की मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ अधिक रूप से पाए जाते हैं। और ये पुरानी चट्टानों के विखंडन से बनी होती है लेटेराइट मृदा। पुरानी चट्टानों के टूटने से किसकी मृदा का निर्माण होता है? लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है? ये जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, इसलिए इनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लोहे और एल्यूमिनियम की मात्रा लेटेराइट मृदा में ज्यादा पाई जाती है। क्यों? लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है लेटेराइट मृदा में। चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म की इसमें कमी रहती है। और लेटेराइट मृदा की मिट्टी के क्षेत्र जो है ऊसर है, बंजर है तथा सूखने पर यह मिट्टी पत्थर की तरह कड़क हो जाती है। और ऐसी मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी घाट क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। पूर्वी घाट के किनारे से राजमहल की जो पहाड़ी है और पश्चिमी बंगाल होते हुए असम तक इसकी सकड़ी पट्टी पाई जाती है। याद रखना, ये मिट्टी के बारे में पॉइंट अच्छा है। पूर्वी घाट के किनारे से राजमहल पहाड़ी और पश्चिमी बंगाल होते हुए असम तक कौन सी मिट्टी की सकड़ी पट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा की सकड़ी पट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा जो है ये मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है और चाय की खेती के लिए भी उपयुक्त हैं, याद रखिएगा। और इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। फिर आती है इसके बाद शुष्क मरुस्थलीय या बलुई मृदा। इसका रंग कैसा होता है? शुष्क मरुस्थलीय बलुई मृदा का लाल और भूरा होता है। और इसका विस्तार कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ की मरुभूमि में शुष्क मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। और ये रेतीली और लवणीय होती है, किंतु नाइट्रोजन, ह्यूमस की इसमें कमी रहती है। और ये मृदा जो है शुष्क और रंध्रमय होने के कारण हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होती रहती है। हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में कृषि का जो विकास हुआ है इसकी उत्पादकता को सिद्ध करता है, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर क्षेत्र में। और शुष्क मरुस्थलीय बलुई मृदा की मिट्टी के कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और इस मिट्टी में वाष्पीकरण अर्थात जल को सोखने की क्षमता अधिक होती है। जल वाष्पन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसमें अधिक होती है? बलुई मृदा में अधिक होती है। बलुई मृदा जो है सर्वाधिक नमी सोखने वाली मिट्टी है। कंफ्यूज मत होना, सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता किसमें पाई जाती है? आपको बताया था काली मिट्टी में पाई जाती है सर्वाधिक नमी सोखने की, सर्वाधिक आर्द्रता धारण करने की। जबकि सर्वाधिक नमी को सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? बलुई मृदा है सर्वाधिक नमी सोखने वाली मिट्टी। फिर इसके बाद आती है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी का जो विस्तार है अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। अधिक सिंचाई के कारण भूमि के लवणीय तत्व जो हैं ये जल के साथ धरातल पर जम जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? भूमि खारी हो जाती है। इससे बंजर, ऊसर
रेह, कल्लर, चौपन या राकड़ भी कहा जाता है लवणीय मिट्टी को। और अधिक सिंचाई के कारण खेतों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे बचने के लिए खेतों में क्या डाली जाती है? जिप्सम डाली जाती है। लवणीय मृदा इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र और गंगा यमुना द्वारा सिंचित क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर आती है पीटमय मृदा, ये भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका उपनाम क्या है? दलदली मृदा। याद रखना, पीटमय मृदा का उपनाम क्या है? दलदली मृदा को पीटमय मृदा कहा जाता है, याद रखना। फिर इसके बाद आती है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी, जिसका विस्तार कहाँ पर है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। अपरिपक्व होने के कारण ये पर्वतीय मृदा जो है मिट्टी मोटे कणों वाली होती है और कंकड़ पत्थर युक्त होती है, अतः इसे अपरिपक्व मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अपरिपक्व मिट्टी किसे कहा जाता है? पर्वतीय मृदा को कहा जाता है, क्योंकि ये मोटे कणों वाली होती हैं और कंकड़ पत्थर युक्त होती हैं और इसमें ह्यूमस और चूने के तत्व कम होते हैं और ये मिट्टी अम्लीय होती हैं। कुछ स्थानों पर इसकी परत मोटी होती है और वहाँ चाय और आलू की कृषि की जाती है। बारीक कणों वाली पर्वतीय मृदा में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। बारीक कणों वाली जो पर्वतीय मृदा होती है उसमें सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कौन सी खेती की जाती है? चावल की खेती की जाती है। फिर इसके बाद आती है वन मृदा, ये दोमट और सिल्टदार होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इनका बहुत अपर्दन होता है तथा नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं। फिर इसके मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। याद रखिएगा, मृदा के बनने और इसके अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है ये दोनों साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। अब आप देखिए, मल्च बनाना किसे कहते हैं? पौधों के बीच जो अनावृतित भूमि है, बिना ढकी हुई जो भूमि है, जैव पदार्थ जिसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, इसे क्या कहते हैं? मल्च बनाना कहते हैं। पौधों के बीच अनावृतित भूमि जो है, अनावृत जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की क्या रुकी रहती है? आर्द्रता रुकी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? मल्च बनाना कहते हैं। वेदिका फार्म क्या है? वेदिका फार्म ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है वेदिका फार्म से। फिर आती है रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में हवा की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये क्या कहलाती है? रक्षक मेखलाएं कहलाती हैं। फिर आता है चादर अपरदन, कई बार जल जो है बहुत ज़्यादा क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बह आता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे क्या कहते हैं? चादर अपरदन कहा जाता है। यह आपका मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।